रहे हो प्रेजेंट में, वो आगे जाके हमारे फ्यूचर को शेप देगी, जो कि अभी हमें देखना है। हम सिटीजन्स रिस्पॉन्सिबल है हमारे फ्यूचर के लिए, नेशन के फ्यूचर के लिए भी और अपने फ्यूचर के लिए भी। फ्यूचर जो है वो अनसर्टेन होता है, हमें पता नहीं होता कि फ्यूचर में क्या होगा, लेकिन इन्विजन जरूर कर सकते हैं कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। तो इंडिया जो है शी इज स्ट्राइविंग टुवर्ड्स अचीविंग माइलस्टोन। नाउ क्वेश्चन ये आता है कि कैसे। इवन एज अ डेवलपिंग कंट्री इंडिया जो है ऐसे लेवल पे अभी जा रहा है कि वो डेवलप कंट्री के साथ एज फार वो कम्पीट कर सकता है। इंटरनेशनल रिलेशन और नेक्स्ट मदर नेशन, वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी और नेक्स्ट सुपर पावर। अगर हम इंडिया के फ्यूचर की बात करें तो वो रिस्पेक्टिव में सबके लिए अलग अलग हो सकते हैं। मे बी किसी एक पर्सन के लिए इंडिया का फ्यूचर सिर्फ बहुत मिनिमल चीज़ों में लाइज करता है। तो इंटरनेशनल रिलेशन और नेक्स्ट मदर नेशन, वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी और नेक्स्ट सुपर पावर, वी कैन से इंडिया बाय ईदर ऑफ द नेम्स। बट जब भी हम इंडिया के फ्यूचर की बात करते हैं, 3 टर्म्स दैट कम्स इनटू फ्रंट इज कोऑर्डिनेशन, accumulation of power and willingness and power to work together। अगर हम इंडिया के फ्यूचर की बात करें तो वो रिस्पेक्टिव में सबके लिए अलग अलग हो सकते हैं। मे बी किसी एक पर्सन के लिए इंडिया का फ्यूचर सिर्फ बहुत मिनिमल चीज़ों में लाइज करता है, तो वहीं एक हाई क्लास सोसाइटी के लिए इंडिया का फ्यूचर किसी और तरीके से उनके विजन गोल से मैच करता है। हेलो एवरीवन, दिस इज हर्षिता गोयल एंड टुडे आई एम स्टैंडिंग राइट हियर टू डिफाइन माई व्यूज़ ऑन द टॉपिक फ्यूचर ऑफ इंडिया। हमारे इंडिया के अगर फ्यूचर के बारे में बात किया जाए तो 5 मेजर पॉइंट्स या फिर पिलर्स जो हम इंडियन डेमोक्रेसी के लिए बोल सकते हैं, दैट वुड बी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन सेक्टर, कल्चरल सेक्टर एंड इट्स डेमोग्राफिक डिविडेंड, जिसके अंदर यूथ और हमारी वर्किंग एज की पॉपुलेशन आती है। बट नाउ कम्स इन टू फ्रंट कि एनर्जी और पावर तो बहुत लोगों के पास होती है, बट हाउ टू टेक इट टू द मैक्सिमम लेवल, और उस क्वेश्चन का आंसर आता है हमारे वेल टेकन इनिशिएटिव्स के अंदर। नेशनल स्पेस मिशन, हमारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स लाइक टेक एडवांसमेंट जो कि हमने आज पढ़ा अबाउट द गिफ्ट सिटी, और हमारे एजुकेशनल रिफॉर्म्स अलॉन्ग विद सम अदर मेजर्स लाइक हेल्थ रिफॉर्म्स एक्सेट्रा। SDG गोल्स को भी हम इस चीज़ में नहीं भूल सकते। अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिपोर्ट ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, रिसेंट टाइम में 50% इंडिया की फैमिलीज मिडिल इनकम ग्रुप में आती हैं, जो कि बाय 2030 80% फैमिलीज इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगी। और ये एक अपवर्ड इनकम का पैरामीटर जो है वो इंडिया के हर एक सेक्टर को कहीं ना कहीं बेनिफिट करने वाला है in every aspect of India's future, that is economically, socially, politically or in some other manner. At last, I just want to conclude by saying that India's future is just like sun. It is rising every single day. We just need to wait for it to cross its horizon so that it can shine to its absolute power. Thank you and have a nice day. तो सभी को गुड आफ्टरनून एंड आज का टॉपिक था फ्यूचर ऑफ इंडिया विच इज़ भविष्य, भारत का भविष्य। तो फ्यूचर जो है वो अनसर्टेन होता है, हमें पता नहीं होता कि फ्यूचर में क्या होगा, लेकिन इन्विजन जरूर कर सकते हैं कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। तो इंडिया जो है शी इज स्ट्राइविंग टुवर्ड्स अचीविंग माइलस्टोन। नाउ क्वेश्चन ये आता है कि कैसे। इवन एज अ डेवलपिंग कंट्री इंडिया जो है उस ऐसे लेवल पे अभी जा रहा है कि वो डेवलप कंट्री के साथ एज फार वो कम्पीट कर सकता है, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, इंडस्ट्रियल हो या फिर मार्केट लेवल पर हो। तो इसके कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कि मेट्रो इंट्रोडक्शन हुआ है। जब पहले ऐसा कोई विजन नहीं था कि मेट्रो इंडिया में भी आ सकता है, बट दिस वॉज पॉसिबल ड्यू टू कोलैबोरेशन विद जापान। और ये हम दिल्ली में तो देख ही सकते हैं एज अ मेट्रो सिटी, एंड इवन बैंगलोर, धीरे धीरे मुंबई, सारी जगह पे ऑलरेडी अवेलेबल है जो हम देख सकते हैं। और एक और चीज़ है वो था कैशलेस इकोनॉमी। ये सब पॉसिबल हुआ था 2016 में जब डीजी धन इंट्रोड्यूस हुआ था बाय आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। तो एज वी ऑल नो इंडिया इज़ एन अग्रेरियन सोसाइटी एंड इज़ हेवली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। तो जब इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी, एग्रीकल्चर बढ़ेगा, फूड प्रोडक्शन बढ़ेगी, इससे जो है वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेगी और इससे बेटर एग्रीकल्चर होगा, जिससे हैप्पीनेस होगी और फिर मिलजुल कर बेसिक फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड हो। और गवर्नमेंट के बहुत सारी स्कीम्स हैं, जैसे कि मैं कुछ गिने चुने बोलूँगी। निर्मल भारत अभियान जो रूरल सैनिटेशन पर वर्क करती है, इसका एक एग्जाम्पल है बिहार की यशवंतपुर ग्राम, विच इज़ अ वेरी इट्स अ मॉडल प्लेस वेयर यू कैन सी द सैनिटेशन। एंड आजीविका विच इज़ फॉर पुअर फैमिली इनकम और लाइवलीहुड स्टेबल करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी योजना की है। और एक और था नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ये हेल्थ पे फोकस करती है फॉर रूरल एरिया मेनली। और जो फ्यूचर जो है वो सबके लिए एक मात्र एक विजन नहीं होती है। फ्यूचर के 2 पहलू हो सकती है। पहली ये है कि फॉर अर्बन पीपल, फॉर पीपल हु आर इन मिडिल क्लास लाइक अस, इन्वेस्टिंग हो सकती है या फिर अपना बिजनेस स्टार्टअप करना या फिर एजुकेशन परस्यू करना। लेकिन एक दूसरी साइड में ये भी हो सकता है कि फ्यूचर किसी के लिए होता है रोटी, मकान, एक टाइम का खाना। दिस इज ऑल्सो फ्यूचर। सो कीपिंग ऑल एंड एवरीथिंग इन चेक,
we can say that our government is trying to provide basic facilities for the future and जैसे कि स्वामी विवेकानंद जी ने बोला है कि कोऑर्डिनेशन करना और मिलजुल के सब अगर करेंगे तो भारत जो है वो बहुत गति से आगे जाएगा और इट विल प्रोग्रेस नॉट ओनली socially but also globally. Things you do in present can be seen and you're shaping the future that is yet to be seen. जो काम आज आप कर रहे हो प्रेजेंट में वो आगे जाके हमारे फ्यूचर को शेप देगी, जो कि अभी हमें देखना है, हमें आगे जाके हम देखेंगे उसे। तो जो अभी जो हमारा जो फ्यूचर ऑफ इंडिया है रिसेंटली, मतलब अभी जो G20 हुआ था उसका जो स्लोगन भी यही था, 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर, न्यू दिल्ली में जो हेल्ड हुआ था। तो और जो हमारे जो इंडिया को डेवलप करने के लिए, उसका बेटर फ्यूचर के लिए जो पाँच प्राण लिया गया है वो है डेवलप्ड इंडिया, मेकिंग इंडिया डेवलप, इरेज ऑल ट्रेसेस ऑफ सर्विट्यूड, टेक प्राइड इन आवर हेरिटेज, यूनिटी एंड टुगेदरनेस, फुलफिलिंग कमिटमेंट एज सिटीजन्स। हम सिटीजन्स रिस्पॉन्सिबल है हमारे फ्यूचर के लिए, नेशन के फ्यूचर के लिए भी और अपने फ्यूचर के लिए भी। डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हमें बताते हैं कि एज अ सिटीजन वी शुड ऑल्सो फुलफिल, हमें भी कुछ ऐसे नियम है जिन्हें फुलफिल करना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए भी नेशन जो कंट्री है वो कर रही है और हमें भी उसी तरह उनके लिए करना चाहिए। मैं बताती हूँ कि इंडिया डाइवर्सिटी, इतना यूनिटी एंड डाइवर्सिटी है, इतना ही वो अपने नेचुरली भी इतना एनकरेज और रिलीजियसली भी वो इतना इंक्रीज है। मार्टिन लूथर ने कहा था, टू अदर कंट्रीज आई मे गो टू एज अ टूरिस्ट बट टू इंडिया आई कम एज अ पिलग्रिम। बाकी जो कंट्रीज़ में मैं घूमने जाता हूँ ना वहाँ तो मैं एज ए विजिटर घूमने जाता हूँ, बट इंडिया में मैं जब जाता हूँ ना तो मैं पिलग्रिम बन कर जाता हूँ। मतलब कि वो जो होते हैं ना रिलीजियस प्लेस पे जो घूमने वगैरह जाते हैं, मतलब इंडिया में इतना हाई लेवल का भी उसका वो लेवल चल गया है कि मतलब अब लोग रिलीजियस भी इंडिया में घूमने आते हैं। एंड आप लोगों ने देखा है हमारा भी लक्षद्वीप कितना ब्यूटीफुल हो गया, लाइक वो भी अब इतना, केरला साइड भी, उस साइड भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल प्लेस है घूमने के लिए। और ये तो हमारा गोल था ही कि इंडिया जो है वो डेवलप्ड कंट्री हो जाएगा अप टू 2047 और थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी अप टू नेक्स्ट 5 ईयर। और बहुत से ऐसी स्कीम्स भी है जो गवर्नमेंट ने स्टार्ट की थी ताकि हम लोग फ्यूचर को बेटर कर सके, लाइक मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया अच्छी है, लेकिन उसका एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि मेक इन इंडिया से जो स्टार्टअप्स वगैरह है ना वो तो आगे बढ़ रहे हैं, बट उसके पीछे जो स्मॉल इंडस्ट्रीज, स्मॉल जो कंपनीज हैं वो सब नहीं बढ़ पा रहे हैं। और टेक्नोलॉजी अपग्रेड करना, नेगेटिव तो यही है, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन तो मेन रीज़न है, बिकॉज एजुकेशन इज़ इंपॉर्टेंट, तभी तो फ्यूचर हमारा सही होगा। और इंडिया इंटरनेशनली भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था मिलिट्री सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है और इकोनॉमिकली भी करवाता है। मतलब अभी इंडिया की इस तरह की वैल्यू हो गई है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो टर्की, श्रीलंका ये सभी को इकोनॉमिकली हेल्प कर रहा है, मिलिट्री सपोर्ट देता है भूटान को, और सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है यूएन का। और बहुत से इंटरनेशनल अथॉरिटीज़ में भी है, जैसे कि ब्रिक्स, एशियन, यूनाइटेड नेशंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो चुका है इंडिया आज के टाइम। थैंक यू। Good afternoon, everyone. Today, India stands at a crossroad in its history. While debating the future of India, we are confronted with myriads of possibilities, possible challenges, and opportunity that lies ahead of us. As a vast and a diverse nation, the next decade or so are going to be make or break for India. I am Aditya, and today I am going to speak on the future of India. While every other person is going on and on about the potential that we have, that we can explore, and growth and development that we can achieve, we have to keep in mind that we have to work hard for it. As Bruce Lee once said, preparation for tomorrow is hard work today. So to achieve our dreams and to fulfill our potential as a nation, we have to work hard, be persistent, and tackle every challenges that are going to come ahead. As a nation with 50% of its population below the age of 25 and more than 65% of population below the age of 35, it's duty of us, the youth, to carry this great nation forward. The responsibility lies on us. There are various facets or various sectors of this nation that need smooth operation for us to realize our potentials, our dreams. Economic growth is one of them. पिछले कुछ टाइम से इंडिया बहुत ही एक्सपीरियंस कर रही है स्टेडी ग्रोथ को, और बस हम लोग को चाहिए कि हम लोग जो है सो लॉ में चेंजेस करते रहें, मोर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करें, एजुकेशन पे फोकस करें, टू रिड्यूस द इनकम इनक्वालिटी जो कि हमारी सोसाइटी को ग्रैपल कर चुकी है, ताकि जो जितने भी लोग हैं सारे साथ जो है हैंड इन हैंड काम कर सकेंगे ताकि हमारे नेशन आगे बढ़े। इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी टू बहुत सारे हब हैं इंडिया में IT लेकर के, बेंगलुरु हो गई, मुंबई हो गई, हैदराबाद हो गई, दिल्ली हो गई। लेकिन जैसे लैंडस्केप चेंज हो रहा है, AI का आ रहा है, चैट GPT आ रही है वगैरह वगैरह, तो हमें रिसर्च एंड
एंड डेवलपमेंट R&D पे बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा, ताकि हम डिफेंस एक्सपोर्टर बन सके, स्पेस में अच्छा कर सके जैसे कि इसरो कर रही है। और जो AI का जो सेक्टर है उसमें या तो हम एट पार सबके रहें या फिर हम जितना आगे बढ़ सकते हैं उतना आगे बढ़े। लेकिन हमारे सोशल जस्टिस जो है उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम भी होता है, सोशल स्टिग्मा हो गया, सोशल इंजस्टिस हो गया। इसकी वजह से क्या होता है कि अपॉर्चुनिटीज तो क्रिएट होगी, बट सारे लोग अगर मिलकर काम नहीं करेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। वो लेप्रोसी के खिलाफ जो डिस्क्रिमिनेशन हो गया, चाइल्ड मैरिज हो गया, और वुमेन्स का जो जेंडर इनइक्वालिटीज हो गया, स्पेशली डिसेबल्ड जो पर्सन होते हैं, ट्रांसजेंडर वगैरह, तो अगर सबको हम लोग साथ में लेकर के नहीं चलेंगे तो फिर बहुत प्रॉब्लम होगा। और इंडिया की जो 49% पॉपुलेशन है वो वुमेन्स कंस्टिट्यूट करती है, लेकिन जो हमारा वर्कफोर्स है उसमें केवल 35% वुमेन ही ये कर रही है। तो अगर पार्टिसिपेट वुमेन नहीं करेगी, हाफ ऑफ द नेशन पॉपुलेशन अगर इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगी, तो हाउ कम नेशन कैन मूव विदाउट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन। और अगर जियो पॉलिटिक्स में देखा जा सके इन द सेक्टर ऑफ फॉरेन पॉलिसी, डिस्पाइट बीइंग द लार्जेस्ट पॉपुलेशन बेस्ड कंट्री और फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी जो हम लोग, और फिर कुछ साल में हम लोग थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे, यूएन में अभी तक हमारा परमानेंट सीट नहीं है। कोई भी अगर टेररिस्ट को कन्विक्ट करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू इंप्लीमेंट सम डेवलपमेंट इन द वर्ल्ड, अगर हम लोग कोई भी रेफरेंडम लाते हैं तो चाइना और सम अदर कंट्री वीटोज इट, तो उससे हमारा बहुत प्रॉब्लम होता है। बट वी नीड टू कन्विंस अदर कंट्री कि इंडिया का जो ग्रोथ होगा इज इन द बेनिफिट्स ऑफ वर्ल्ड ग्रोथ। एज वी embark on this collective journey, let us make sure to have everyone hand in hand for us to be nations which remain committed in our resolve to uphold value of democracy. As Swami Vivekananda once said, "Seek for the highest, aim at that highest, and you shall reach the highest." Thank you. गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज का सब्जेक्ट है भारत का विषय। किसी भी देश का जो भविष्य होता है वो युवा पर डिपेंड करता है। जैसा युवा होता है उसके अकॉर्डिंग देश चलता है। तो आने वाले समय में जैसा पहले जो था एजुकेशन सिस्टम उतना अच्छा नहीं था, बट अभी का एजुकेशन है, जो गरीब लोग भी है तो सरकार कुछ पॉलिसी ला रही है, जैसे निःशुल्क शिक्षा दे रही है, लड़कियों के लिए प्रोत्साहन राशि दे रही है। जो गरीब फैमिली थे वो नहीं पढ़ा पाते थे, लेकिन इसके अकॉर्डिंग राशि मिलने के अकॉर्डिंग सब लोग पढ़ा भी रहे हैं। दूसरा नंबर ये है कि पहले जो क्या था, मेडिकल क्षेत्र में दवा वगैरह अच्छे से नहीं मिल पा रहे थे, लेकिन इसके लेकर हमारे गवर्नमेंट जो है वो 5 लाख योजना मोदी सरकार जो लाई है, जो गरीब लोगों को ले लिए अच्छा है, आयुष्मान भारत इसके लेके। और दूसरा उद्योग क्षेत्रों में जैसे एप्पल जैसी कंपनी इंडिया आ रही है, इसमें जो बेरोजगार लड़के लोग हैं जो बाहर जाना पड़ता था वो ना जाके इंडिया में ही उन लोगों को जॉब मिलेगा। तीसरा ये है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो किसान लोग थे उनको मतलब नए तकनीक के बारे में जानकारी नहीं थे, लेकिन उनके बाल बच्चे जो पढ़ के जा रहे हैं वहाँ नए तरीक़ों से खेती कर रहे हैं, जिससे कम लागत में उन लोगों को बेनिफिट हो रहा है। अगर किसी जैसे प्राकृतिक आपदा से फसल नष्ट हो रहा है तो उसके लिए गवर्नमेंट है वो PM सम्मान निधि योजना, कुछ ऐसी योजना आ रही है जिससे सहायता मिल रही है। तीसरा ये है कि टूरिस्ट क्षेत्रों में अच्छा कर रही है, जैसे कि द्वारका में सबसे समुद्र के नीचे दर्शनीय विश्व में मतलब हमें लगता है सबसे अच्छा होगा, जिसमें आगने से मतलब विदेशों से भी लोग आएंगे, इससे इंडिया को ही बेनिफिट होगा। राम मंदिर और ग्लास ब्रिज ये सब टूरिज़्म के लिए अच्छा है इंडिया के लिए। और नए टेक्नोलॉजी जैसे इसरो हो गया और डिफेंस लाइन में नए नए तकनीक से इंडिया नए हथियार वगैरह बना रहे हैं, जिससे छोटे छोटे कंट्री है उससे हमारा रिलेशनशिप भी अच्छा हो रहा है। तो आने वाले समय में लग रहा है कि इंडिया विकसित करेगा। लेकिन कुछ युवाओं में अभी का जो कल्चर है जैसे कि नशीली पदार्थ ये कुछ ज़्यादा, जैसे मूवी हो गया, मूवी भी ऐसी बन रही है जिससे मतलब बिलियन का रोज़ ज़्यादा मतलब एक्सेप्ट कर रहे हैं। बॉबी देओल जो दारू वगैरह पी के मतलब कर रहा है उसको प्रमोट किया जा रहा है, लेकिन अच्छे मूवी बन रहे हैं उनको मतलब फ्लॉप हो रहे हैं। तो इस सब पे भी गवर्नमेंट के थोड़ा ध्यान देना चाहिए, ऐसे मूवी पे बैन करना चाहिए जाके युवा प्रेरित ना हो, अच्छा कर सके।